पिछले वाले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, है ना। फैक्टराइजेशन में हम लोग टोटल 8 सवाल कर चुके थे। 2 सवाल हम यहाँ पे आज जानबूझ के इस प्रकार का दे रहे हैं क्योंकि इस प्रकार का बोर्ड में पूछा गया है, ठीक है। याद रखिएगा 8 सवाल हम लोगों ने कल फैक्टराइजेशन मेथड से, जिसमें हम लोगों ने केवल और केवल स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म सीखा था, जिसमें हम लोग 8 सवाल कर चुके हैं। तो 8 सवाल के बाद 9 और 10 हम यहाँ पे आज जानबूझ के दिए हैं क्योंकि मेरा इसके पीछे मकसद ये है कि सवाल इस प्रकार का ना बोर्ड में कई बार पूछा गया है, तो इस प्रकार का भी हम लोगों को बनाने आना चाहिए। चलिए जरा देखते हैं। देखो सबसे पहली बात ना, जब आप इस सवाल को देखोगे तो देख के ही लगेगा कि सर ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है, कोई बात नहीं है तो इसको अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे पहले, उसके बाद फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए जरा देखिए ध्यान से। सवाल है बड़ा आसान, देखने में उटपटांग लग रहा है अभी, लेकिन है बड़ा आसान। देखिए इसका सॉल्यूशन देखा जाएगा। इसमें जरा देखो, आप सबसे पहले कॉमन सेंस लगाना अपना, ठीक है। ये सवाल कॉमन सेंस का है, ठीक है। बस इतना में आप ही बताइए आप क्या कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सिंपल सी बात है ना। चलिए तो इस पूरे को मल्टीप्लाई करना है इस पूरे से, इस पूरे को मल्टीप्लाई करना है इस पूरे से, मल्टीप्लाई करते हैं। यानी कि x + 3 को मल्टीप्लाई करना है 2x - 3 से, इज इक्वल्स टू इसको मल्टीप्लाई करना है इससे, यानी कि 3x - 7 को मल्टीप्लाई करना है x + 2 से। अब हम लोग सिंगल सिंगल इसको मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे मान लो पहले x से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर +3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अलग अलग करेंगे, अच्छा रहेगा। 2x - 3, फिर +3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x - 3 को। उसी प्रकार इधर भी अलग अलग कर लेंगे हम लोग। 3x से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -7 से करेंगे, तो 3x से पहले x + 2 हो जाएगा, फिर -7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x + 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अब आप एक्चुअल मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें कितना होगा जल्दी जल्दी बताते जाइए। 2x², फटाफट बोलेंगे, +6x -9 बराबर 3x², 6x -7x -14। आगे बढ़ते हैं। अभी जो जिधर है उधर ही रहने दो, उसको पहले सॉल्व करो, ठीक है। जैसे 2x² है और यहाँ पे -3x और +6 है, तो प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा? +3x। वेरी गुड। और -9 रहेगा। आगे बढ़िए। 3x², इधर हमारा +6x है, इधर -7x है, -x -14। अब इधर जो भी आपको दिख रहा है इक्वल टू के, सबको उठाकर आप इधर लेकर आ जाओ, सबको उठाकर। तो हमारा हो जाएगा 2x², सॉरी +3x -9 -3x² +x बराबर क्या बच गया? 0। अब आपको लग रहा होगा कि सॉल्व करेंगे तो कुछ हद तक हम लोग अपने स्टैंडर्ड फॉर्म तक पहुंच सकते हैं, है ना। चलिए सॉल्व किया जाए। देखिए 2x² है और यहाँ पे हमारे पास -3x² है। क्या होगा जरा बताओ, प्लस माइनस करेंगे तो -x²। वेरी गुड। x² वाला काम कंप्लीट। अब आ जाइए x वाले पे। ये 3x है और ये केवल x है, तो +4x। वेरी गुड। ये -9 है, ये +14 है, +5 = 0। अब सबका काम खत्म। लेकिन ये हमारा अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में तो आ गया, लेकिन यहाँ पे ना आपको कंफ्यूजन होना चाहिए कि सर x² वाला ना ये पॉजिटिव में रहता ना तो थोड़ा सा बात ही अलग रहता। कर लेंगे पॉजिटिव, क्या दिक्कत है? कैसे करेंगे? देखो इन सब में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, तो कॉमन 1 तो होगा। तो हम क्या करेंगे, -1 को कॉमन निकाल लेंगे। समझना यहाँ पे मेरा दिमाग क्या है। यहाँ पे यदि हम -1 को कॉमन निकाल लिए हैं तो ये केवल हमारा x² बचेगा, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस तो -x²। अब ये हमारा क्या हो जाएगा? -4x, क्योंकि माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो +4x आएगा। और ये हमारा प्लस में है तो ये भी हमारा -5 = 0। अच्छा, यहाँ पे अब आपके माइंड में सवाल आना चाहिए कि सर आपने -1 क्यों लिया? इसलिए लिया ताकि ये हमारा माइनस का साइन हट जाए। और यहाँ पे माइनस देखने में ठीक लगता है, कोई बात नहीं है, लेकिन आगे चल के समस्या क्रिएट कर देगा, तो पहले उसको हटा लो, है ना। चल आगे बढ़ते हैं। अब हमारा ये -1 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, यानी कि 0 डिवाइडेड बाय -1 तो 0 ही रहेगा। तो यहाँ पे हमारा केवल क्या बच गया? x² -4x -5 = 0। अब क्या ये हमारा अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आ गया?
यानी कि इस प्रकार का सवाल तो हम लोग लगभग 8 कल बना चुके हैं। क्या अब इसके आगे बन जाएगा? चलिए अब हमको इसके आगे अब आप बताएंगे कि क्या किया जाए। स्प्लिट मिलिटम याद है? चलिए जरा देखिए ध्यान से। अब पहले वाले और आखिरी वाले को मल्टीप्लाई कीजिए। नहीं, -5x²। अब इस -5x² को ऐसे दो नंबर में ब्रेक करना है जिसको मल्टीप्लाई करने पर -5x² आ जाए और जोड़ने या फिर घटाने पर -4x आ जाए। यानी कि 5 और 1 बोल रहे हैं आप, माइनस प्लस बाद में देख लेंगे, लेकिन पहले 5x बोल रहे हैं और 1x लिखो या फिर ना लिखो तो केवल x रहने दो, ये मैच्योरिटी को दिखाता है। 1x लिख दोगे मैच्योर नहीं माने जाओगे, 1 को हटा दो केवल x रहने दो, वो थोड़ा सा ठीक माना जा रहा है। ठीक है, आपने कहा कि ठीक है। अब इसमें माइनस किस में डालें? 5 में माइनस डाल देंगे, हो गया। मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा, दोनों का आपस में ऐड करेंगे -4x आ जाएगा। चलिए अब इसको सॉल्व किया जाए। तो x² -4x की जगह पर हम लोग -5x + x -5 = 0 लिख सकते हैं। अब इसका आप ग्रुपिंग करो, x² -5x को आप एक साथ लिख लो और x - 5 को एक साथ लिख लो। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको? x दिख रहा है कॉमन, तो कॉमन केवल x बाहर निकाल लेंगे तो बचेगा क्या? x - 5 बचेगा। इसमें कुछ कॉमन है? कुछ कॉमन नहीं है तो 1 तो है ही। x - 5 = 0। आगे बढ़िए फिर, तो ये हमारा हो जाएगा पहला x + 1 और दूसरा होगा x - 5 = 0। अब इसके आगे मालूम है आपको क्या करना है? when x + 1 = 0, उसी प्रकार when x - 5 = 0। चलिए x का वैल्यू निकालिए, कितना आएगा? x = -1 और इसमें x = 5। तो यहाँ पे x का दो वैल्यू आ गया, -1, x = 5। तो यहाँ पे हमारा x का दो वैल्यू आ गया। तो यहाँ पे आप नीचे में लास्ट में लिख देंगे hence -1 and 5 are the roots of the quadratic equation। ये पूरा, कोई दिक्कत? तो बन गया हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार का हमारा सवाल ये भी है, जरा देखो ध्यान से। इसमें क्या करना है? ये भी वही सवाल है, ये भी उसी प्रकार का, लेकिन थोड़ा सा इसमें ये अलग है। देखो इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया है कि 14/x + 3 -1 जो है ना वो बराबर है किसके? 5/x + 1 के। लेकिन इसमें ना कंफ्यूज करने के लिए आपको ये चीज लिखा गया है। इसका मतलब क्या है थोड़ा सा बताते हैं। जब आप RS अग्रवाल को खास करके बनाएंगे ना तो ये चीज आपको हर क्वेश्चन में लगभग मिलेगा। इस प्रकार का क्वेश्चन जहां जहां है वहां वहां ये चीज आपको मिलेगा। ये हमको बता रहा है कि देखो जब आप इसको सॉल्व करोगे ना और x का दो वैल्यू आएगा आपके पास, यानी कि यहाँ पे हमने सॉल्व किया तो x का दो वैल्यू आया। जब इसको भी सॉल्व करोगे तो x का दो वैल्यू आएगा, जिसमें से x का वैल्यू -3 और -1 नहीं होना चाहिए, और वो आता भी नहीं। मतलब ये हो गया कि x का वैल्यू ये दोनों नहीं होना चाहिए और वो आता भी नहीं है। मतलब कि आपको गौर इस पे नहीं करना है, गौर केवल आपको अपने सवालों पे करना है। इसका मतलब समझाया क्या हुआ? चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। किया जाए सॉल्व, जरा देखा जाए ध्यान से। इसमें ना हम लोग ये काम कर सकते हैं, जरा देखो ध्यान से। यहां पे 14/x + 3 लिखा हुआ है, -1 इधर आना, -1 को उधर भेज दो और इसको इधर लेकर आ जाओ। इसको इधर लेकर आएंगे तो माइनस में हो जाएगा 5/x + 1 और ये हमारा माइनस में था, उधर जाएगा तो पॉजिटिव। अब जरा बताइए, आप कॉमन सेंस लगाइए, बचपन वाले क्लास का कॉन्सेप्ट। अब इसको सॉल्व करना है, क्या कर सकते हैं? एलसीएम। सिंपल सी बात। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते, क्योंकि बीच में माइनस का साइन है, तो एलसीएम लेना पड़ेगा। और इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? x + 3 × x + 1। अब याद कीजिए, इससे इस पूरे को डिवाइड करेंगे, इससे इस पूरे को डिवाइड करेंगे तो ये तो कट जाएगा, ये बचेगा। मतलब कि इसको अब इससे मल्टीप्लाई करना है। तो अब हमारे पास आ गया 14 × क्या? x + 1। आगे बढ़िए फिर, माइनस था माइनस दे दिया। इससे अब इस पूरे को डिवाइड करोगे तो क्या कटेगा? x + 1 कटेगा। बचा क्या? ये बचा, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करना है -5 से। समझ में आ रही है बात? चलिए बराबर 1। आगे बढ़ते हैं। ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है बेसिकली, ठीक है। चलिए अब इसमें आप कुछ नहीं करो, पहले मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 14x + 14, ठीक है, -5x -15, ठीक है। हाँ सही है। आगे बढ़ते हैं।
इसको जैसा का तैसा रहने दो, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 1। आगे बढ़ते हैं, इसको यहीं पे काम कर लो पहले इसका। 14x और माइनस 5x कितना, 9x और 14 और माइनस 15 माइनस 1 इक्वल टू x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 1। चलिए अब मेरे हिसाब से आपको यहाँ पे कुछ दिख रहा होगा, नीचे में कुछ नहीं तो 1 दे सकते हम लोग। अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, यानी कि 9x माइनस 1 को आप 1 से करोगे तो वही रहेगा, इस पूरे को मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो यही रहेगा हमारा। इसका मतलब हो गया कि 9x माइनस 1 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1। अब इसमें हमको मल्टीप्लाई दिख रहा है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 9x माइनस 1 एक एक करके मल्टीप्लाई करेंगे, पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या कोई दिक्कत इसमें? x से हमने मल्टीप्लाई किया x प्लस 1 में, फिर 3 से क्या, चलो ठीक है। अब मल्टीप्लाई करके बताइए इसका आंसर। 9x माइनस 1 बताइए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3x प्लस 3 हो गया। एक काम करो, इसमें ना इसी सबको उठाकर उधर लेकर चले जाओ, इसी सबको उठाकर उधर लेकर चले जाओ, तो क्या बनेगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3x प्लस 3 माइनस 9x और प्लस 1 बराबर 0। कोई दिक्कत? हमने क्या किया है, इसको जैसा का तैसे रहने दिया हमने, इन सभी को उठाकर हम उधर लेकर चले गए, अब तो इधर हमारा बच क्या 0, तो 0 को हमने उधर लिख दिया। कोई दिक्कत इसमें? चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आपके मन में सवाल नहीं आया कि सर आपने इस पूरे को उधर क्यों नहीं लाया? ला सकते थे, लेकिन लाते ना तो ये हमारा माइनस में रहता है एक्स स्क्वायर वाला, तो फिर बाद में अलग काम करना पड़ता है, इसलिए हमने ये कर दिया। यही चीज़ है, ठीक है। आगे अब इसको आप सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर तो रहेगा, ठीक है। अब एक्स वाला देख लेते हैं, एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, कितना होगा, ये हो गया हमारा 4x माइनस 9x, मतलब कि माइनस 5x, तो माइनस 5x प्लस 3 और 1 4 प्लस 4 बराबर 0। क्या अब ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया? बिल्कुल आ गया, अब तो आसान है। चलिए अब यहाँ के आगे यहाँ पे आ जाओ अब नाउ। चलिए जरा देखिए तो ध्यान से, यहाँ पे हमारे पास x को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x स्क्वायर, इस 4x स्क्वायर को आप 2 नंबर में स्प्लिट करो, मल्टीप्लाई करने पे 4x स्क्वायर आना चाहिए और फिर ऐड करने पे कितना आना चाहिए, माइनस 5x। तो क्या होना चाहिए हमारा, 1 और 4, यानी कि 4x और x, 1x मतलब कि केवल x, ठीक है, हो गया, ठीक है। लेकिन ये हमारा किस में आना चाहिए, माइनस में आना चाहिए, तो दोनों को क्या करना पड़ेगा, दोनों को माइनस करना पड़ेगा, यानी कि माइनस 4x और माइनस x। तो अब हमारा यहाँ पे बन के तैयार होगा ये, यानी कि माइनस 5x की जगह पर हम लोग लिखेंगे वो माइनस 4x और माइनस x। तो अब हमारा ये बन जाएगा, इसको आप ऐसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस x प्लस 4 बराबर 0। यहाँ पे किसने को दिक्कत है? यहाँ तक मुझको दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब तो आसान है, अब तो मालूम है आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x को आप एक साथ रखो, x माइनस 4 बराबर 0। माइनस क्यों दिया हमने, यहाँ पे प्लस 4 था, माइनस 4 क्यों हुआ, क्योंकि ब्रैकेट के आगे माइनस का साइन है। कॉमन क्या है, x, बचा क्या, x माइनस 4, कॉमन कुछ नहीं है तो 1 है, तो बचा क्या, x माइनस 4 बराबर 0। तो हमारा यहाँ पे बनेगा x माइनस 1 पहला और दूसरा बनेगा x माइनस 4 बराबर 0। अब आपको मालूम है क्या करना है, व्हेन x माइनस 1 इक्वल टू 0, उसी प्रकार व्हेन x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 1, और इसमें x का वैल्यू कितना आ गया, 4। तो यहाँ पे हमारा x का 2 वैल्यू आ गया, x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 4 हो गया। और नीचे में आपका मन करे तो एक लाइन लिख दीजिएगा, हैंस x एंड 4 आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फलाना। कोई दिक्कत? चलो, तो इस प्रकार का सवाल भी आपको बनाने के लिए आ सकता है, इसीलिए हमने आपको ये बताया। अब आगे बढ़ें, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि आज पिछले वाला क्लास और आज से क्लास मिला के हम लोगों ने सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन जो हमारा था टॉपिक, उसके अंदर हम लोगों ने टोटल 10 सवाल सॉल्व किए हैं, ठीक है। इसको मिटा दिया जाए। चलिए, तो आज का टॉपिक हम लोग अपना शुरू करेंगे।
आज का टॉपिक अब शुरू करेंगे, ये तो पिछले वाले क्लास का ही बचा हुआ था तो वो हम लोग कर रहे थे। तो आज का टॉपिक हमारा क्या था याद कीजिए, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ना। चलिए उसको हम लोग लिखेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। हेडिंग डालिए अपने कॉपी में, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, टॉपिक का नाम है आज का क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। देखिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का दूसरा नाम श्रीधाचार्याज रूल। श्रीधाचार्याज रूल, ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला दिया गया है ना, ये एक हमारे बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, इंडियन थे, याद रखना, इंडियन, श्रीधाचार्या उनका नाम था। तो ये इसको हम लोग श्रीधाचार्याज रूल भी कहते हैं। श्रीधा SHRIDHA, श्रीधा SHRIDHARACHARYAS, श्रीधाचार्याज रूल। देखिए इसके पीछे ना कहानी है। कहानी क्या है, ये श्रीधाचार्या हमारे एक बहुत बड़े, नहीं स्पेलिंग आप मिला सकते हो, सही है, श्रीधाचार्या रूल, ठीक है। ये इसके पीछे कहानी बताते हैं। पहली बात तो ये इंडियन बहुत बड़े भारत के मैथमेटिशियन थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाए, इन्होंने पूरी दुनिया को एक फॉर्मूला दे दिया। कहा कि यदि आपको स्प्लिट दी मिडिल टर्म नहीं करने का मन कर रहा है, स्प्लिट दी मिडिल टर्म यदि आपको नहीं करने का मन है, मतलब कि यदि आप फैक्टराइजेशन मेथड से बनाना नहीं चाहते हैं सवालों को, तो कोई बात नहीं है, कोई झंझट नहीं है। हम आपको क्या करेंगे, एक फॉर्मूला दे देंगे उस फॉर्मूला पे A B C का वैल्यू पुट करो, जैसा जैसा कहा गया वैसा करते जाओ, आपका x का वैल्यू दोगो आ जाएगा, बस। तो ये श्रीधाचार्या हमारे ऐसे मैथमेटिशियन थे जिन्होंने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमको दिया, और ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आज पूरी दुनिया इस्तेमाल करता है। आपको क्या लगता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो चैप्टर हमारा है वो केवल इंडिया में है? नहीं, हर जगह पे है, और हर कोई आज इसी का इस्तेमाल करता है। ये पावर है इंडियन मैथमेटिशियन का, समझे बात को। चलो शुरू करते हैं। तो ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का दूसरा नाम श्रीधाचार्याज रूल। तो एग्जाम में आपसे श्रीधाचार्याज रूल बोले या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोले, दोनों का मतलब सेम समझना है। देखो इसका ना फॉर्मूला क्या होता है, पहले हम एक बार लिख देते हैं। इसका फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ca डिवाइडेड बाई 2a। ये हमारा पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, या फिर आप श्रीधाचार्या रूल भी कीजिए। ये हमारा फॉर्मूला, ये हमने लिख दिया। कुछ ज्यादा बड़ा है लेकिन कोई बात नहीं, याद रखना बड़ा आसान है। प्लस इस पे जब आप वैल्यू पुट करोगे ना, तो मुश्किल से मुश्किल 2 मिनट लगेगा, आपका लंबा से लंबा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। ये इसका फॉर्मूला है। लेकिन सवाल है कि सर ये वाला क्वाड्रेटिक फॉर्मूला उन्होंने हम लोगों को बताया कैसे? एग्जाम में पूछता है, हालांकि ये बोर्ड में नहीं आता, याद रखना। यानी कि इसका जो डेरिवेशन अभी हम लोग देखेंगे कि आखिर यह फॉर्मूला आया कैसे, ये एग्जाम में नहीं पूछता, कभी भी नहीं। लेकिन स्कूल के छोटे मोटे एग्जाम में पूछ लेगा। बोले जैसे यूनिट टेस्ट होगा आप लोगों का, टर्म 1 होगा, फिर लास्ट में प्री बोर्ड होगा, उसमें पूछ लेगा कि बताओ श्रीधाचार्याज रूल जो हमारा है यानी कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, उसका डेरिवेशन क्या है। तो कैसे बताओगे? फिर लिखने का तो हमने लिख दिया, लेकिन ये बना कैसे, इसके पीछे लॉजिक है और रीजन भी है, तो अभी हम लोग उसको सीखेंगे, ठीक है। चलो अब कोई बता सकता है हमको कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था? ax स्क्वायर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जिसमें से a b c हमारा क्या था? रियल नंबर, और a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। चलिए उसी को चीज को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे और उसी से हम लोग इसको डिराइव भी करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म of a quadratic equation स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या था?
ये था हमारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, वेयर a b and c आर रियल नंबर्स एंड a इज नॉट इक्वल टू 0। यही था ना हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। चलिए, तो अब हमारा जो श्रीधाचार्य थे ना, इन्होंने क्या किया, इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म को इस्तेमाल करते हुए, केवल इतना का इस्तेमाल करते हुए इन्होंने इतना बड़ा फॉर्मूला दे दिया हमको। सोचो कैसे इसको प्रूव किया गया होगा, इसके पीछे बहुत लंबा कहानी है। चलो शुरू करते हैं हम लोग, शुरू किया जाए। चलिए देखा जाए ध्यान से, यहीं से हमारा इसका स्टार्ट होता है प्रूफ, यहीं से इसका स्टार्ट होता है प्रूफ, और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रख लीजिएगा। स्कूल के छोटे मोटे एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है। ठीक है, क्या है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। चलो अभी लिखना मत, ठीक है, क्योंकि पहले इसको समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें 2-3 जगह पे हम तिगड़मबाजी लगाने वाले हैं, इसीलिए पहले इसको समझ लो। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। क्या इसी चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। प्लस सी था, उधर भेज दिया, माइनस सी हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। आगे उसके बाद ax स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल्स टू माइनस सी। यहां पे आप दोनों तरफ डिवाइडिंग बोथ दीज साइड्स बाई ए, यानी कि दोनों तरफ आप a से डिवाइड करो। क्या करो? a से डिवाइड करो, इधर भी और इधर भी। ये तरीका होता है इसको प्रूफ करने का। हमने क्या किया, इक्वल टू को इधर भी और उधर भी हमने a से दोनों तरफ डिवाइड किया। अब जब आप डिवाइड करेंगे ना, आपको कुछ यहाँ पे दिखने लगेगा, a से a कैंसिल हो गया हमारा, है ना। अब तो कुछ कैंसिल नहीं होगा, तो जो बच गया उसको लिख दो। क्या बचा? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बाई ए इक्वल्स टू माइनस सी बाई ए। कोई दिक्कत इसमें? आगे बढ़िए फिर। उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बाई ए प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस सी बाई ए प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। आपका माइंड बहुत जोर से झटका होगा है ना, कि सर आपने, चलो एक्स स्क्वायर था ठीक है, बी एक्स बाई ए था, वो भी ठीक था सर, लेकिन आपने बी बाई 2a का होल स्क्वायर और बी बाई 2a का होल स्क्वायर क्यों किया? देखो, यदि हमने इन दोनों को यहाँ पे लिखा है तो इसको आप इधर लेकर आ जाओ, दोनों कैंसिल हो जाएगा। ये प्लस में है, इधर आएगा तो नेगेटिव, और ये पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा। मतलब कि इसको हमने लिखा है तो क्या कोई फर्क पड़ना चाहिए? नहीं पड़ना चाहिए। मतलब कि इसको और इसको आप काट भी तो सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो यहाँ पे आप रीजन लिखो, एडिंग b बाई 2a का होल स्क्वायर ऑन बोथ द साइड्स। अभी फिलहाल हम लोग इसके डेरिवेशन को देख रहे हैं और बहुत इंटरेस्टिंग है इसका डेरिवेशन, यदि आप समझ गए तो। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा चलो, यदि आप लोग मैथ के स्टूडेंट हैं तो बताइए, इतना दूर में आपको क्या दिख रहा है? नहीं, इतना दूर में आपको क्या दिख रहा है बताइए, थोड़ा हम जानना चाहते हैं। यहां से लेकर यहां तक में आपको क्या दिख रहा है? नहीं, कॉमन नहीं है इसमें। हम बताएं, इसमें हमको x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर दिख रहा है इतना में। अब आपको लग रहा होगा कि सर कैसे, उसको सॉल्व करते हैं जरा, इतना आता है कि नहीं। देखिए, a स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी कि b बाई 2a का स्क्वायर प्लस 2a भी होता है, तो 2a का मतलब x और b का मतलब b बाई 2a। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा? एक्स स्क्वायर प्लस
बी बाई टू ए का होल स्क्वायर प्लस क्या बच गया, बी एक्स बाई ए बचा। क्या वही का वही चीज हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है? जरा देखो तो, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, वहां पे बी बाई टू ए का स्क्वायर है वो बाद में, लेकिन पहले लिखते क्या फर्क पड़ता है? वहां पे फिर हमारा बी एक्स बाई ए भी था। इट मीन्स इस पूरे के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस पूरे के जगह पर हम लोग एक्स प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। कहाँ से मालूम चला आपको? वहां से मालूम चलेगा। तो जब टीचर देखेंगे ना यहाँ पे वो समझ जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़िए फिर। अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा, कोई बात नहीं, इसको सॉल्व कर लो। माइनस सी बाई ए प्लस क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बाई फोर ए का स्क्वायर। कोई दिक्कत इसमें? ये फोर ए स्क्वायर है, याद रखिएगा इस चीज को, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। आगे बढ़ते हैं। अब अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं फिर। एक्स प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, इतना में आपको क्या दिख रहा है? अब तो नॉर्मली आप बता सकते हो एलसीएम। नॉर्मली क्या दिख रहा है आपको इसमें? एलसीएम दिख रहा है। एलसीएम लीजिए, कितना आएगा? ये ए है और ये फोर ए स्क्वायर है, तो क्या आएगा, फोर ए स्क्वायर। ए से फोर स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो हमारा एक ए हट जाएगा, फिर बचेगा केवल क्या, फोर ए। फोर ए को मल्टीप्लाई कर दो सी से, फोर ए सी, माइनस में फोर ए सी या फिर सी ए लिखो, बात तो सेम ही है ना। आगे फिर प्लस फोर ए स्क्वायर से फोर स्क्वायर को डिवाइड करो, कुछ नहीं बचेगा, केवल बी स्क्वायर यानी कि प्लस बी स्क्वायर। यहाँ तक में कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं। अब इसी को उधर कर देते हैं, नहीं तो फिर ज़्यादा पेचीदा हो जाएगा, गंदा लगने लगेगा फिर। चलिए उसी को कंटिन्यू करते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या था, एक्स प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस फोर सी ए प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई फोर ए स्क्वायर। आगे बढ़िए। अब एक्स प्लस बी बाई टू ए, एक एक पॉइंट पे आपका नजर होना चाहिए, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। अब हम लोग याद कीजिए, जब स्क्वायर को इक्वल टू को उधर भेजते हैं किस में कन्वर्ट होता है, रूट में। और जब भी रूट में कन्वर्ट होगा तो दो वैल्यू अपने साथ लेकर चलता है रूट, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो यहाँ पे पॉजिटिव भी होगा नेगेटिव भी होगा, और ये सारा का सारा हमारा किसके अंदर आ जाएगा, रूट के अंदर आ जाएगा, बाई फोर ए स्क्वायर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़िए फिर, एक्स प्लस बी बाई टू ए प्लस माइनस फोर सी ए प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, ये हमारा अभी रूट में है, इसका मतलब ये किस फॉर्म में है, इस फॉर्म में है, टू ए का होल स्क्वायर। तो ये हमारा स्क्वायर हटेगा तो रूट भी तो हटेगा। तो अब यहाँ पे हम इसके लिए रूट नहीं देंगे, केवल लिख देंगे टू ए बस। अब यहाँ पे शायद आपको कंफ्यूजन हो गया होगा कि सर ऐसा आपने क्यों किया। देखो अभी हमारा फिलहाल ये फोर ए स्क्वायर किस में है, रूट में है। क्या फोर ए स्क्वायर को हम लोग इस प्रकार से नहीं लिख सकते हैं, टू ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और उसके ऊपर पहले से हमारा ये रूट है, तो स्क्वायर हटेगा तो रूट भी कैंसिल होगा, तो केवल क्या बचेगा, टू ए। इसमें से हमने रूट हटा दिया, इसके ऊपर हमने रहने दिया क्योंकि जरूरत है। अब आपको लग रहा होगा कि सर हम लोग धीरे धीरे फॉर्मूला के करीब पहुंच रहे हैं, है ना, पहुंच रहे हैं, बिल्कुल पहुंच रहे हैं। अब थोड़ा सा बस 2-3 स्टेप और बाकी है। आगे बढ़िए। अब एक काम करो, ये जो आप देख रहे हो ना प्लस बी बाई टू ए, उसको उधर लेकर चले जाओ, क्या बन जाएगा, माइनस बी बाई टू ए। ये प्लस में था, माइनस बी बाई टू ए, और ये प्लस माइनस तो रहेगा साइन। आगे बढ़िए फिर, यहाँ पे हमारा क्या था, अच्छा इसको हम अरेंज करके, अच्छा ये तो माइनस में था ना, माइनस हम भूल गए थे, इसको अरेंज करके हम लोग कैसे लिख सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस फोर सी ए। अरे वैसे लिखो ऐसे लिखो, बात तो सेम है। आगे नीचे में टू ए है तो नीचे में टू ए रहने दो, ठीक है। अब जरा देखो ध्यान से, चलो इसको थोड़ा सा ना इसके बराबर में लिख देते हैं, लेवल में, माइनस बी बाई टू ए प्लस माइनस। अब जरा देखो तो आप ध्यान से, यहाँ पे माइनस बी बाई टू ए है और यहाँ पे टू ए है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, टू ए आएगा। तो x इज इक्वल टू टू ए हमारा एलसीएम आ जाएगा। आगे बढ़िए, टू ए से टू ए को डिवाइड करोगे
तो कुछ नहीं बचेगा हमारे पास, और मल्टीप्लाई करो माइनस बी से तो केवल माइनस बी, केवल माइनस बी, फिर प्लस माइनस का साइन है, प्लस माइनस का साइन दे दी, इससे भी हमारा कैंसिल हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, तो केवल क्या बचेगा, रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ca। यहीं तक ना, कोई दिक्कत? क्या यही हमको प्रूफ करना था क्या फॉर्मूला में? देखे तो आ गया, हो गया, बस इतना ही प्रूफ करना था आपको, और यही हो गया हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का डेरिवेशन। कैसे आपने डिराइव किया, ये इतना लंबा प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ा बस। अब इसमें कोई डाउट नहीं इसमें होना चाहिए। चलिए अब इसमें ना ये हमारा डेरिवेशन हो गया, ये एग्जाम में पूछा जाता है, बोर्ड में नहीं पूछता ये चीज़, फाइनल एग्जाम में बोर्ड में आपसे नहीं पूछेगा, सीबीएसई नहीं पूछेगा, स्कूल के छोटे मोटे एग्जाम में ये पूछा जाता है, ठीक है, ताकि आपको मालूम होना चाहिए ना कि सिद्धाचार्य ने यहाँ तक कैसे इसको पहुँचा, कैसे वो निकाले इस फॉर्मूले को, ठीक है। चलिए अब इसमें एक दो बात और जान लीजिए आप, नोट के तौर पे इसको आप ऐसे नोट करके लिखिएगा, NOTE। ये जो आप रूट अंदर के देख रहे हो ना, रूट अंडर में बी स्क्वायर माइनस 4ca, रूट वाला नहीं, रूट के अंदर जो इसका बात कर रहे हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ca, बी स्क्वायर माइनस 4ca जो देख रहे हो, इसको हम लोग कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या कहेंगे? डिस्क्रिमिनेंट, DISCRIMINANT, डिस्क्रिमिनेंट। ये जो आप बी स्क्वायर माइनस 4ca देख रहे हो, केवल उस हिस्से को हम लोग कहेंगे डिस्क्रिमिनेंट, और इसको डिनोट करते हैं हम लोग कैपिटल डी से, याद रहेगा। ये अभी डिस्क्रिमिनेंट, अभी फिलहाल आप याद रख लो कि हाँ अंदर वाले को डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, डिनोट करते हैं कैपिटल डी से। इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल कभी मालूम है? जब हम लोग नेचर ऑफ रूट्स पढ़ेंगे, यानी कि अगले वाले टॉपिक में नेचर ऑफ रूट्स में इसका बहुत इस्तेमाल है, पूरा का पूरा नेचर ऑफ रूट इसी पे है डिपेंड। इसको आप पहले लिख लीजिए, इसको लिखिए, आगे बढ़े। देखिए अब कुछ बातें बहुत इंपॉर्टेंट बातें। अब हमारे पास किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को निकालने का दो तरीका हमारे पास मालूम हो गया। पहला फैक्टराइजेशन जो कि हम लोग सीख चुके हैं, दूसरा हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। यानी कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमको ये बताता है कि देखो आपके पास एक फैक्टराइजेशन मेथड है ही रूट्स निकालने के लिए, और फैक्टराइजेशन मेथड में आप क्या करते हो? स्प्लिट द मिडिल टर्म करते हो। तो श्रद्धाचार्याज रूल का हम मतलब कि श्रद्धाचार्य का जो रूल है, ये वाला फॉर्मूला, ये हमको क्या कहता है? ये हमको कहता है कि देखो यदि आपको फैक्टराइजेशन मेथड से रूट्स निकालने का मन नहीं है, आपको स्प्लिट द मिडिल टर्म करने का मन नहीं है, तो आप मेरे फॉर्मूला का इस्तेमाल कर लो, इस पे वैल्यू पुट कर लो, आप रूट्स निकाल के दिखा दो, बात खत्म। मतलब जिस बच्चे को स्प्लिट द मिडिल टर्म से डर लगता है वो इस वाले फॉर्मूले को अपना सकता है। इससे सवाल कैसे बनता है वो हम लोग और अभी देख लेंगे। अब इसको मिटाते हैं, लिख रहे हैं क्या आप लोग? लिख लो, फटाक से लिख लो, जल्दी फटाफट। हाँ ऑनलाइन में बच्चे आप लोग भी तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो श्रद्धाचार्य जी का रूल हमको ये कहता है कि यदि आपको फैक्टराइजेशन नहीं आ रहा है, स्प्लिट द मिडिल टर्म नहीं आ रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप मेरे फॉर्मूला का इस्तेमाल कर लो, आप रूट्स निकाल के दिखा दो, ठीक है। और अधिकतर बच्चा एग्जाम में जब स्प्लिट द मिडिल टर्म में फंसता है ना, वो इसी फॉर्मूला को अपनाता है। इस पर सवाल कैसे बनता है वो अभी हम बताएंगे, पहले अब इसको एक बार नोट कर लीजिए। इधर का मिटा दे, इधर का। देखिए तो जब भी आप फैक्टराइजेशन में फंस जाओ, स्प्लिट द मिडिल टर्म में फंस जाओ, तो उस समय पे आप श्रद्धाचार्य जी का रूल फॉलो कर लीजिएगा, आपका रूट्स निकल जाएगा। एग्जाम्पल देंगे अभी, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन दें? अच्छा मिटा देंगे, बाद में देख लीजिए, पहले इधर क्वेश्चन लिखिए आप, तभी आपको ये ज़्यादा समझ में आ पाएगा। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन 9x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इक्वल टू 0। देखिए अभी जो सवाल दे रहे हैं इसको हमको इसी फॉर्मूला से बनाना है, ठीक है। हालांकि एग्जाम में यदि कहा जाए कि फैक्टराइजेशन मेथड से बनाइए, तो आपको फैक्टराइजेशन मेथड से ही बनाना है। यदि लिखा रहे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के तहत से बनाइए, तो उसी से बनाना है।
यदि कोई मेथड ना लिखा हुआ रहे, किससे बनाना नहीं लिखा हुआ है, तो जो आपको आसान लगे आप वही तरीका अपना लो, और दोनों से आंसर हमारा सेम आता है। ठीक है, हालांकि मेरे हिसाब से आपके लिए आसान रहेगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाला। यदि आपसे फैक्टराइजेशन नहीं बनता है तब, यदि वो बन जा रहा है, स्प्लिट द मिडिल टर्म आपसे हो जा रहा है तो वही अपनाइए, नहीं बन रहा है तो फिर आप ये अपनाइए। चलिए अब जरा देखिए ध्यान से, इसमें सवाल हमारा बनता कैसे है। देखो सवाल आपके पास है, बनाने से पहले जरूरी है कि आप इसमें ए बी और सी का वैल्यू लिख लीजिए, क्योंकि बहुत जरूरी पड़ने वाला है। देखो हमें इसमें डालना है वैल्यू। ए का वैल्यू बताइए, इसको देखे कितना है, 9 है, बी का 7 है और सी का -2 है। अब आप क्या कीजिए, इसको डायरेक्टली इस फॉर्मूले पे पुट कीजिए। फॉर्मूला क्या कहता है हमारा, एक बार आप उसको लिख लीजिए यहाँ पे, x = -b प्लस माइनस रूट अंडर b² -4ca डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, चलिए अब इसी के ऊपर आपको बस वैल्यू पुट करना है और आपका आंसर आ जाएगा। देखिए x = -b है तो माइनस हमने दे दिया, b का वैल्यू कितना है 7 लिख देंगे, प्लस माइनस का साइन है, प्लस माइनस का साइन दे देंगे, रूट है रूट दे देंगे। यहाँ पे b² किया गया है, मतलब कि कितने का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, फिर माइनस है माइनस से दे दिए, 4 इंटू सी का वैल्यू कितना -2 इंटू ए का वैल्यू कितना 9 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए का वैल्यू कितना 9। यानी कि जहां जहां जो वैल्यू कहा गया है वहां वहां आप उसको बस पुट कर दो, -7 प्लस माइनस। अब रूट अंडर के चीजों को हम लोग सॉल्व करते हैं, 7 7 जा 49 और माइनस माइनस प्लस, तो ये हमारा हो जाएगा कितना 8 9 8 72 72। आगे बढ़िए, डिवाइडेड बाय 18। आगे फिर से x = -7 प्लस माइनस, इसको ऐड कर लो, कितना हो जाएगा 9 10 11 के एक हाथ में 1 7 4 11 1 12 121 डिवाइडेड बाई 18। आगे बढ़िए, x = -7 प्लस माइनस, बताइए 121 किसका स्क्वायर रूट है 11 का है, हाँ 11 का, ये 11 बाई 18। अब जरा देखना मेरे बातों को ध्यान से, यहां तक आपने कर दिया, यहां से अब आपको x का 2 वैल्यू निकालना है, या एक प्लस के लिए और एक माइनस के लिए। कैसे निकलेगा, देखो x = -7 है वो रहेगा, एक बार +11 लेंगे, समझना ध्यान से, एक बार +11 लेंगे क्योंकि यहाँ पे 2 साइन है, एक प्लस और एक माइनस, एक बार हमने प्लस ले लिया, दूसरा क्या होगा -7 -11 बाई 18। कोई डाउट इसमें, चलिए आगे बढ़िए। फिर अब इसको आप जरा बताओ कितना आएगा, यहाँ पे कर लो फिर, x = इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 4/18, हाँ 4/18 कॉमा, इसको सॉल्व कर लेंगे तो -18/18 ना। आगे बढ़िए, x = ये कट रहा है, 2 बार में कट जाएगा और ये सही है, हाँ सही है। तो ये हमारा 2/9 कॉमा, और ये तो हमारा कट जाएगा -1। तो यहाँ पे आपके सामने x का 2 वैल्यू आ गया, x = 2/9 कॉमा x = -1, और यही हो गया आपका आंसर। तो कैसे इस्तेमाल करना है मालूम चल गया। इसमें ना आप स्प्लिट द मिडिल टर्म करने से बच जाते हो, करना ही नहीं पड़ता इसमें, बस वैल्यू पुट करो, बात खत्म। ठीक है, तो ये आसान थोड़ा सा तरीका रहता है, लेकिन थोड़ा टाइम तो लेता है, ये तो मानते हैं, लेकिन यदि आपको स्प्लिट द मिडिल टर्म आता है तो आप वो कर लो, नहीं आता तो आप ये कर लो। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा पहला सवाल हो गया। सेकंड सवाल लिखिए, इससे हम 2-3 क्वेश्चन आपको बता देते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। सेकंड क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 2। x² -3x -10 = 0। सबसे पहले क्या करना है, a b और c का वैल्यू लिखना है, लिख लीजिए। सबसे पहले बताइए a का वैल्यू कितना
ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू -3 -3, सी का -10। अब इसको सॉल्व किया जाए। आपके सामने फॉर्मूला वही रहेगा, फॉर्मूला सेम है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ca/2। देखो याद हो गया, बनाते बनाते याद हो जाता है। आगे बढ़िए, x इज इक्वल टू माइनस का साइन पहले से माइनस है, फॉर्मूला में ही वो तो रहेगा, और b का वैल्यू कितना है -3, तो वो -3 आपको अलग से भी एक देना पड़ेगा, फॉर्मूला में वो तो रहेगा ही, और b का वैल्यू -3 तो वो भी देना पड़ेगा आपको, प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर का मतलब क्या, -3 का स्क्वायर, -4 इंटू सी का मतलब -10 इंटू ए का मतलब 1 डिवाइडेड बाई 2a यानी कि 2 इंटू 1 है ना। आगे x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 3 प्लस माइनस, अब रूट अंडर का काम कर लेते हैं, 3 3 जा 9 और माइनस माइनस प्लस होता है कितना 40 डिवाइडेड बाई 2। आगे बढ़िए, x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस रूट अंडर 49/2। अब यहाँ पे आपको साफ कुछ दिख रहा होगा, और ये हमारा 7 हो जाएगा बाई 2। अब यहाँ पे भी दो वैल्यू निकलेगा, x इज इक्वल टू एक 3 प्लस 7/2 वाला हो जाएगा, और एक 3 माइनस 7/2 वाला हो जाएगा। ठीक है, इसको और सॉल्व करना चाहते हैं आप कर लीजिए। x इज इक्वल टू कितना 10/2 -4/2 ना, हाँ बस हो गया। अब यहाँ पे आपको कट रहा है, काट लो, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा -2, ये -2 है, तो यहाँ पे आपके सामने x का दो वैल्यू आ गया, नीचे जगह चलो कोई बात नहीं, तो चलो यहीं पे लिख लो, x इज इक्वल टू आपके सामने एक आ गया 5 और दूसरा आ गया -2, यही है ना, 5 है और -2 है, बस हो गया। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे x इज इक्वल टू 5 x इज इक्वल टू -2, और यही आपका दोनों हो गया रूट्स। तो सवाल इससे आसान तरीके से बनता है कि नहीं, बिल्कुल बनता है, इसमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का कोई चक्कर नहीं है ना, बस वैल्यू पुट कीजिए। चलिए सवाल नंबर 3 लिखिए, 2 क्वेश्चन और दे देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे आप लोग। इसमें भी एक रूट वाला दे देते हैं, ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस 5 रूट 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। हाँ सही है, क्वेश्चन बनाया जाए। बनाने से पहले ए बी और सी का वैल्यू लिखिए, सबसे पहला तरीका आपका यही होना चाहिए। ए का वैल्यू बताइए, ए का वैल्यू केवल 2 और बी का वैल्यू 5 रूट 3, सी का वैल्यू 6। चलिए पुट किया जाए, फॉर्मूला तो वही रहेगा हमारा सेम, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ca डिवाइडेड बाई 2a। x इज इक्वल टू माइनस बी का वैल्यू कितना 5 रूट 3 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर मतलब 5 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू सी है, सी का मतलब 6 इंटू ए का मतलब 2। आगे बढ़िए, 2 इंटू ए का मतलब 2, सही है ना, -5 रूट 3 प्लस माइनस सॉल्व किया जाए। चलिए बताइए कितना आएगा, 5 का पावर पहले 2 है 25 और स्क्वायर से रूट हट जाएगा, यानी कि 25 इंटू 3 75, तो 75 हो गया इसमें हमारा, और ये हमारा माइनस कितना हो जाएगा 12 12 चौके 48, यानी कि -48, सही है। 4 x इज इक्वल टू -5 रूट 3 प्लस माइनस
इसको चलो माइनस कर लो, 15 में 8 जाएगा 7, और फिर हमारा 6 में 4 जाएगा 2, यानी कि 27, और नीचे में कितना बच गया 4। x इज इक्वल टू -5√3 प्लस माइनस 27 का कर लो, नहीं आ रहा है तो 3 से कर लेंगे तो 9, फिर 3 से कर लेंगे 3, और फिर 3 से कर लेंगे 1, यानी कि इसका पेयर बन गया, इसका नहीं बना, मतलब कि 3√3 डिवाइडेड बाय कितना 4। आगे देखिए, अब यहीं से आपको 2 वैल्यू निकालना है, तो पहला हो जाएगा -5√3 प्लस 3√3/4 पहला वैल्यू। दूसरा वैल्यू क्या होगा -5√3 और एक माइनस वाला ले लेंगे 3√3/4। कोई दिक्कत? चलिए अब थोड़ा सा इसको और सोल्व किया जाए। x इज इक्वल टू, जरा देखिए ध्यान से, यहाँ पे भी √3, यहाँ पे √3, लेकिन यहाँ पे 5 बार √3 है, यहाँ पे 3 बार √3 है, तो प्लस माइनस माइनस कर देंगे तो कितना होगा, कितना -√3, हाँ -2√3, क्योंकि यहाँ पे 5 बार √3 था और यहाँ पे 3 बार √3 है, तो हमारा हो जाएगा माइनस करके -2√3/4। ये पहला हो गया। दूसरा, ये दोनों माइनस में ही है, यानी कि -8√3/4। हालांकि इतना आपका आंसर सही है, लेकिन हम इसको सही नहीं मानेंगे, क्योंकि कट रहा है तो काटेंगे, है ना, और कट भी रहा है, ये बिल्कुल कट रहा है। यहाँ पे आ जाओ, जरा देखो तो ध्यान से, ये हमारा 2 बार में कटेगा ना, ये हमारा 2 बार में कटेगा, और ये भी हमारा 2 बार में कट जाएगा। तो क्या बन गया हमारे पास फाइनल आंसर? हाँ, पहला होगा -√3/2 पहला हो गया, हाँ, उसके बाद फिर -2√3 बस हो गया। यही आंसर है इसका, कोई डाउट इसमें? चलिए, तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। तो यहाँ पे आप लिख दो x इज इक्वल टू -√3/2 कॉमा x इज इक्वल टू -2√3। तो ये हमारा x का 2 वैल्यू हो गया। कोई समस्या है इसमें? चलिए एक क्वेश्चन आप बनाएंगे और एक क्वेश्चन लास्ट देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 लिखिए, x - 1/x, x - 1/x इज इक्वल टू 3, कॉमा x इज नॉट इक्वल टू 3 है, x इज नॉट इक्वल टू 0। और जैसा कि इसमें कहा गया है, ये आपको क्या करने के लिए दिया गया है? कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। इसका मतलब हो गया कि जब आप सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू 0 नहीं आना चाहिए, और वो आता भी नहीं है, उसको नेगलेक्ट करो, जो सवाल है उस पर कॉन्सेंट्रेट करो, है ना। चलो सबसे पहले बताओ हमको, क्या अपने ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? नहीं है, उटपटांग लग रहा है, तो पहले इसको अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। ठीक है, लाते हैं, देखो ध्यान से। सबसे पहले आप हमको बताइए, नीचे में कुछ नहीं तो 1 दे सकते हैं हम लोग, एलसीएम ले लेंगे तो x आएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो x ही रहेगा, यानी कि x² - 1 इज इक्वल टू 3। इसमें भी नीचे कुछ नहीं तो 1 दे सकते हम लोग। अब क्या दिख रहा है आपको? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी कि x² - 1 को 1 से करेंगे तो वही रहेगा, और 3 को x से करेंगे तो 3x। इसको और सॉल्व कर लो, 3x को इधर लेकर आ जाओ, x² - 3x - 1 इक्वल टू 0। अब ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, यानी सॉरी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का इस्तेमाल इतना ज़्यादा क्यों करते हैं। सबसे पहले आप हमको बताइए, यदि हम इस चीज को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना चाहेंगे तो कहीं ना कहीं आप बहुत टाइम लगा दोगे बताने में। देखो x × 1 करो, कितना आएगा? x², सॉरी -x², और अब इस -x² को ऐसे 2 नंबर में ब्रेक करो, मल्टीप्लाई करने पे -x² आ जाए,
और जोड़ने फिर घटाने पे -3 आ जाएगा। मेरे हिसाब से इसको बताने में आपको बहुत समय लगेगा, बहुत समय लगेगा। क्या बता पाओगे? फिर भी नहीं बता पाओगे, मतलब कि यहाँ पे आप फंस गए, है ना। तो इसी प्रकार के सिचुएशन में जब आपसे फैक्टराइजेशन का सवाल ना बने, स्प्लिट द मिडिल टर्म से ना बने, तो उस समय पे हम लोग जानबूझ के क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे आप बता ही नहीं पाओगे कितना होगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो हमारे पास एक सेकंड ऑप्शन भी तो है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, उस पर लगाएंगे। चलो, इस पे हमको स्प्लिट द मिडिल टर्म करना ही नहीं है। चलिए अब बताइए, अब हमको सबसे पहले ए, बी और सी का वैल्यू, ए का 1, बी का -3, सी का -1। अब बन गया हमारा, बस फॉर्मूला पे पुट करिए। फॉर्मूला क्या कहता है? x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट अंडर b² -4c बाई 2a। अच्छा, हम बार बार फॉर्मूला क्यों लिख रहे हैं सवाल में? याद हो जाए आपको, हमको तो याद ही है, आपको याद हो जाए, बार बार देखेंगे बोलेंगे तो शायद याद हो जाए। आगे अब बस आप वैल्यू पुट कीजिए। -b है तो माइनस तो रहेगा, हमारा फॉर्मूला में है, तो अब b का वैल्यू -3 है तो -3 देना ही पड़ेगा, प्लस माइनस रूट अंडर b² मतलब कि -3 का स्क्वायर -4 इंटू सी का मतलब -1 इंटू a का मतलब 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a का मतलब 1। सॉल्व करो इसको और आगे x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 3 3 जा 9 माइनस माइनस हाँ +4। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। 3 3 जा 9 +4 हो गया, ठीक है। आगे नीचे में 2, एक स्टेप और नीचे कर लेते हैं। 3 प्लस माइनस रूट अंडर कितना 10 और 3 13 13/4। अब इसका 2 वैल्यू निकालो, आप यहाँ पे आ जाओ। तो पहला हमारा इसमें होगा x इज इक्वल टू 3 प्लस रूट 13/2 और दूसरा हो जाएगा 3 माइनस रूट 13/2। देखिए कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ कट रहा है क्या कहीं पे? नहीं कट रहा है, तो वो आपका हो गया फाइनल आंसर, वही हो गया आपका फाइनल, बात खत्म हो गया। तो क्या अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में कोई दिक्कत आप लोगों को? तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का इस्तेमाल कहाँ पे करेंगे मालूम चल गया? जहां पे आप फंस जाओ, फैक्टराइजेशन मेथड से ना बने, तो फिर इसका इस्तेमाल कर लीजिए। ठीक है, चलिए ऑनलाइन वाले बच्चे सबसे पहले आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगले वाले क्लास में याद रखिए, सुनिए पहले, अगले वाले क्लास में हम लोग अपना नया टॉपिक शुरू करेंगे, नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, तो हम लोग मिलेंगे अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। आज का टॉपिक है हमारा नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स में हम लोग बेसिकली ये पढ़ेंगे कि आखिर रूट्स का नेचर क्या है। नेचर का मतलब यहाँ पे अच्छा, खराब, बुरा, मीडियम, ये नहीं है। नेचर का मतलब यहाँ पे है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे तो उसमें हमारा रूट्स निकलेगा कि नहीं निकलेगा, या फिर रूट्स निकलेगा तो कैसा निकलेगा, है ना, इक्वल निकलेगा, अनइक्वल निकलेगा, ये सब चीज़ हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। तो ये टॉपिक हमारा और क्लियर हो जाएगा तब जब हम लोग अभी एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। बस पहले समझिए कि नेचर ऑफ रूट्स में हम लोग ये पढ़ेंगे कि रूट्स जो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके निकालते हैं 2x का वैल्यू, वो हमारा कैसा होगा, इक्वल होगा, अनइक्वल होगा, या फिर रूट निकलेगा ही नहीं। यही चीज़ हम लोग कहेंगे कि वो हमको पढ़ना है बेसिकली नेचर ऑफ रूट्स में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेचर ऑफ रूट्स टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या था? देखिए, हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था क्या था? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, हाँ, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारा था x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट अंडर b² 4ca लिखिए या फिर ac लिखिए, बातों से में डिवाइडेड बाई 2a, ये होता था हमारा। ये हमारा पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, जिसमें से कल हमने आपको बताया था कि केवल इतने को b² -4ca को, केवल इतने को हम लोग कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, और डिनोट किससे करते हैं? कैपिटल D से। ठीक है, और आज हम लोग इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे।
बी स्क्वायर माइनस 4ca का, यानी कि रूट के अंदर जो आप देख रहे हैं बी स्क्वायर माइनस 4ca, इसी को हम लोग कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। और आज के सवालों में हम लोग नेचर ऑफ रूट्स में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल इसी का करते हैं, और इसी को देखकर हम लोग रूट्स का नेचर बता देते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब जरा मेरे बातों को ध्यान से समझिए। नेचर ऑफ रूट्स को पढ़ने से पहले आपको 3 कंडीशन पढ़ना पड़ेगा। क्या कंडीशन है वो देखिए। पहला कंडीशन है व्हेन d इज ग्रेटर देन 0, जब d का वैल्यू क्या आ जाए, g से 0 से बड़ा आ जाए। समझिएगा ध्यान से, यहाँ पे हम क्या कहना चाह रहे हैं। d का वैल्यू 0 से बड़ा आने का मतलब है कि b के जगह पे b का वैल्यू पुट करो, उसका स्क्वायर कर दो, c के जगह पर c का वैल्यू पुट करो, और a के जगह पे a का वैल्यू पुट करो, और इसको सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद यदि वो हमारा 0 से बड़ा आता है तो इसमें हमारा रूट्स निकलता है। रूट्स आर, अभी जो लिख रहे हैं ना, कि हो सकता है कि शायद आपको समझ में ना आए कि सर अभी आप क्या लिख रहे हैं, अभी बस कंडीशन लिख रहे हैं। इसका अप्लाई करके आपको दिखाएंगे तब समझ में आएगा। रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, यानी कि पहले वाले केस में हमको ये कहा जा रहा है कि यदि डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू, यानी कि इसका वैल्यू पुट करने पर यदि वो 0 से बड़ा आ गया तो उस केस में हमारा जो रूट्स होगा वो रियल भी होगा और अनइक्वल होगा। अनइक्वल का मतलब बराबर नहीं होंगे, दोनों अलग अलग होंगे। अच्छा, यहाँ पे ना बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर d का वैल्यू 0 से बड़ा का मतलब क्या है। d का वैल्यू 0 से बड़ा का मतलब है 1 2 3 4 5 6 7 8 एक्सेट्रा। ये जितने भी नंबर मैंने लिखे हैं, क्या ये सब का सब 0 से बड़ा है कि छोटा है? बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला कंडीशन होता है। दूसरा कंडीशन इसमें है, दूसरा कंडीशन व्हेन d इज इक्वल टू 0। दूसरे कंडीशन में d का वैल्यू क्या आ जाए, पूरा का पूरा 0 आ जाए। तो इस केस में हमारा जो रूट्स आएगा वो तो रियल आएगा ही आएगा। रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे, यानी कि x का इसमें 2 वैल्यू आपको जो देखने को मिलेगा वो दोनों बराबर देखने को मिलेगा, एक जैसा। और ये हमारा सेकंड कंडीशन हो गया। थर्ड और लास्ट कंडीशन ये कहता है कि व्हेन d इज स्मॉलर देन 0। अच्छा आप बताइए, d इज स्मॉलर देन 0 का मतलब क्या है? d इज स्मॉलर देन 0 का मतलब है -1 -2 -3 -4 -5 -6 एटसेट्रा। याद कीजिए अपने बचपन वाले क्लास में इंटीजर्स, जो हमारा पॉजिटिव इंटीजर होता था, यानी कि ये वाला 1 2 3 4 ये 0 से बड़ा होता था, लेकिन ये जो नेगेटिव वाला आप देख रहे हैं हमारे साथ 0 से छोटा होता था। इट मीन्स यहाँ पे जो नेगेटिव नंबर 1 2 दिख रहा है, इसको 0 से बड़ा नहीं मानना है, उसको छोटा मानना है 0 से, क्योंकि वो नेगेटिव में है। तो दिक्कत इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इस केस में जो हमारा रूट्स होगा, नो रियल रूट्स, यानी कि इसमें आप रूट्स निकाल ही नहीं सकते। इसमें जो आप x का 2 वैल्यू निकालते हैं वो निकलेगा ही नहीं। तो ये हमारे पास 3 कंडीशन होता है नेचर ऑफ रूट्स को पढ़ने के लिए, और इन तीनों से एक एक करके एक एक एग्जाम्पल लेंगे। तीनों के लिए एक एक एग्जाम्पल है इसमें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो ये आपको फिलहाल याद रखना पड़ेगा। अब जरा उसको देखिए ध्यान से। 3 कंडीशन हमारे पास है, तो 3 सवाल भी है। अब इसको कैसे बनाएंगे वो देखिए ध्यान से। समझिए पहले क्वेश्चन क्या कहा गया, और ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक का है। क्वेश्चन कहा गया है कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। सबसे पहले तो आपको रूट्स का नेचर पता करना है ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है 1 2 3, इन तीनों का सबसे पहले आपको नेचर पता करना है रूट्स का, पहला काम। दूसरा, इफ रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम, और यदि रियल रूट एग्जिस्ट करता है तो उसको पता करके दिखाइए। कैसे बनेगा अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, कोई बात नहीं, अभी हम लोग बनाएंगे ना तो आपको समझ में आएगा। देखिए सबसे पहला सॉल्यूशन, सबसे पहला वाला सॉल्यूशन देखिए। क्वेश्चन में क्या कहा गया है पहले लिखिए उसको। 2x² - 6x + 3 = 0। अब जरा देखो ध्यान से, आगे सॉल्व करने से बेहतर आपके लिए ये होगा कि यहाँ पे आप a, b और c का वैल्यू लिख दीजिए, क्योंकि इसका बहुत इस्तेमाल है। a का वैल्यू बताइए 2, b का वैल्यू -6, c का 3, ये हो गया। अब देखो इसमें सबसे पहले हमको क्या बताना है, रूट्स का नेचर बताना है।
तो रूट्स का नेचर बताने के लिए आप सबसे पहले बी स्क्वायर माइनस 4ca निकालो, और यही हमारा क्या कहलाता है, डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए जरा वैल्यू निकालते हैं, कितना आता है देखो। बी स्क्वायर का मतलब हो गया -6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू सी का मतलब हो गया 3 इंटू ए का मतलब हो गया 2। निकालिए कितना आएगा, 36 माइनस 24 है ना, माइनस कीजिए, 6 में 4 जाएगा 2, 3 में 2 गया 1। यहाँ पे हमारे पास d का वैल्यू कितना आया बताइए, 12 आया। इट मीन्स यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हेंस d इज ग्रेटर देन 0। क्या यहाँ पे d का वैल्यू यानी कि डिस्क्रिमिनेंट जो हमने निकाला यहाँ पे उसका वैल्यू 12 आया, इट मीन्स वो 0 से बड़ा है या छोटा है, बड़ा है, क्योंकि आप यहाँ पे देखो पॉजिटिव में आया, हमारा पॉजिटिव में आया, इट मीन्स हमारा d का वैल्यू 0 से बड़ा है। और जब भी d का वैल्यू 0 से बड़ा हो, रूट्स कैसा होगा उसका नेचर देखो यहाँ पे ध्यान से, रूट्स आर रियल, रूट्स रियल होंगे। रियल का मतलब है कि वो रूट्स हमारा रैशनल नंबर भी हो सकता है, इरेशनल नंबर भी हो सकता है। याद कीजिए हमने आपको रियल का मतलब बताया था, रियल नंबर, रियल नंबर से ही यहाँ पे रियल केवल लिखा गया है। रियल का मतलब है कि जो रूट्स निकलेगा x का 2 वैल्यू, वो रैशनल नंबर भी हो सकता है, इरेशनल नंबर भी हो सकता है। इट मीन्स जब आपका यहाँ पे d का वैल्यू 0 से बड़ा आ जाए, उस केस में हमेशा रूट्स हमारा रियल होगा, रियल के साथ साथ अनइक्वल होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है कि हाँ हेंस d इज ग्रेटर देन 0, सो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। तो हमारा रूट्स जो है वो रियल होगा और अनइक्वल होगा। तो पहला वाला क्वेश्चन जो कहा गया था वो हमारा इतना ही है बस। पहले जो फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, केवल नेचर पूछा गया था। तो जब भी सवाल में केवल आपसे नेचर पूछा जाए, आपको यहीं तक बनाना है बस। लेकिन आगे क्या कहा गया जरा देखो, इफ द रियल रूट एग्जिस्ट्स फाइंड देम। यदि रियल रूट है तो उसको पता भी करो। तो बताओ इसमें क्या रियल रूट है, बिल्कुल रियल रूट है। रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, तो रूट्स हमारा इसमें रियल है, तो इसमें हमको रूट भी निकाल के दिखाना है। अब यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करेंगे अपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को, ठीक है। चलो फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है हेंस x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ca डिवाइडेड बाई 2a। यही कहता है फॉर्मूला। आगे बढ़िए, अब इसके जगह पे वैल्यू पुट कीजिए बस। x इज इक्वल टू माइनस, पहले से यहाँ पे माइनस दे देंगे, b का वैल्यू कितना है आपके पास -6, तो -6 देंगे प्लस माइनस। अब जरा बताइए इस रूट अंडर में हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ca लिखा हुआ है, तो क्या इसके जगह पर हम केवल 12 लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ca का वैल्यू 12 निकाल चुके हैं, तो दोबारा लिखना नहीं है। दोबारा लिखेंगे लेंदी चल जाएगा। जब पहले से वैल्यू निकाल चुके हैं तो डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पे, बात खत्म। आगे बढ़िए, डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए का वैल्यू कितना 2। अब आगे इधर आ जाइए, यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस यानी कि 6, यहाँ पे हमारा 6 होगा प्लस माइनस रूट अंडर कितना हो गया हमारा 12, वो तो रहेगा। अच्छा चलो 12 का काम कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे कर लो 12 का 2 से करेंगे तो 6, फिर 2 से करेंगे 3 और फिर 3 से करेंगे 1। इन दोनों का तो पेयर बन गया, इसका नहीं बन पाया। इट मीन्स क्या हो जाएगा 2√3 डिवाइडेड बाई कितना 2 2 जा 4। हो डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब जरा देखो x इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पे आपको दो वैल्यू लेना है, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। तो 6 प्लस 2√3/4 वाला पहले ले लो और फिर माइनस वाला कर लो, 6 माइनस 2√3/4। चलो कोई भी नॉर्मल सा बच्चा इतना करके छोड़ देगा, लेकिन नहीं करेंगे हम इतना छोड़ के, इतना करके नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमको इसमें कुछ कॉमन भी दिख रहा है। देखिए ध्यान से, आप बताइए इन दोनों में कॉमन आपको क्या नजर आ रहा है, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 2√3 है, तो कॉमन क्या हुआ 2। तो बचा क्या हमारे पास 3 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 4। उसी प्रकार से इन दोनों में कॉमन क्या है, इसमें भी 2 कॉमन है, तो बचा क्या 3 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, अब कट भी रहा है, काट दो, 2 से ये 2 बार में और ये भी 2 से 2 बार में। आगे बढ़िए, x इज इक्वल टू कितना बच गया आपके पास 3 प्लस √3/2 कॉमा 3 माइनस √3/2।
और यही हो गया आपका x का दो अलग अलग वैल्यू। कोई दिक्कत इसमें? आप बस यही हो गया आपका फाइनल आंसर। देखो सवाल में कभी कभी ना क्या करेगा, केवल आपसे रूट्स का नेचर पूछेगा, तो जब भी नेचर पूछे बस यहां तक बना के छोड़ देना। कहां तक? यहां तक, बस काम खत्म। लेकिन यदि उसमें पूछ रहा है कि इसका रूट्स भी निकाल के दिखाओ, तो फिर आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के रूट्स निकालना पड़ेगा। और रूट्स का अलग अलग नाम है, रूट्स बोले, जीरोज बोले या सॉल्यूशन बोले, तीनों का मतलब सेम है। कोई दिक्कत है इसमें? चलिए, तो क्या पहला वाला कंडीशन आपको समझ में आ गया? अब तो पहला वाला कंडीशन क्या कहता है, जब d का वैल्यू 0 से बड़ा हो जाए इट मीन्स उसमें हमारा रूट्स कैसे होंगे? रियल होंगे। अच्छा अब जरा देखो तो ध्यान से, रियल का मतलब रैशनल नंबर भी हो सकता है, इरैशनल नंबर भी हो सकता है। जरा देखो 3 हमारा क्या है? रैशनल नंबर है। 2 क्या है? रैशनल नंबर। रूट 3 क्या है? इरैशनल नंबर है। तो रियल का मतलब समझ आ गया। अब यहाँ पे क्या कहा गया था? अनइक्वल। अनइक्वल है, बिल्कुल अनइक्वल है। ये हमारा प्लस में है और ये माइनस में है। आपको दिक्कत नहीं इसमें, तो पहला वाला मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं दूसरा वाला क्या कहता है। मिटा दे इसको। चलो सॉल्यूशन सेकंड देखा जाए। सॉल्यूशन 2 जैसा है पहले वैसे लिख दीजिए। 3x² माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। आगे बढ़ने से पहले आप हमको इसमें a b c का वैल्यू बताइए। a का वैल्यू 3, b का वैल्यू हाँ -4 रूट 3, आगे 4 हो गया। चलिए अब आप आगे बढ़ सकते हैं। इसमें सबसे पहले आप d का वैल्यू निकालिए। b² माइनस 4c, ये हमारा क्या होता है? d होता है। वैल्यू को आप पुट करेंगे b², इट मीन्स -4 रूट 3 का स्क्वायर करेंगे -4 इंटू c का मतलब 4 इंटू a का मतलब 3। देखिए कितना आएगा, 4 4 जा 16 और इस पे रूट है तो स्क्वायर हट जाएगा, यानी कि 16 इंटू 3 48। तो ये हो गया हमारा 48। आगे बढ़िए, -4 4 जा 16, 16 इंटू 3 48, यानी कि कितना वैल्यू आया इसमें? 0 आया। हैंस d इज इक्वल टू 0। तो d का वैल्यू कितना आ गया आपके पास? 0 आ गया। अब जरा देखो तो क्या ये सेकेंड वाला क्राइटेरिया लग रहा है क्या कुछ? बिल्कुल। जब d का वैल्यू 0 आ जाए उस केस में हमारा रूट्स कैसा होगा? रूट्स रियल तो होंगे लेकिन कैसे होंगे? इक्वल होंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे हैंस d इज इक्वल टू 0, सो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रियल भी होंगे, रियल के साथ साथ इक्वल भी होंगे। ठीक है, चलिए अब सवाल फिर दोबारा पढ़िए। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। नेचर तो हमको पता चल गया यहाँ तक, लेकिन इसमें कहा गया है कि यदि रियल रूट एग्जिस्ट कर रहा है तो पता भी करो। क्या इसमें रियल रूट एग्जिस्ट कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है, तो पता भी करना पड़ेगा। यानी कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के इसका रूट्स भी पता कर रही है आप, क्योंकि रियल रूट्स इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, मालूम चल गया हमको यहाँ से। चलिए तो हमको फॉर्मूला क्या कहता है? हैंस x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ca डिवाइडेड बाई 2a। आगे बढ़िए, -b यानी कि माइनस और b का वैल्यू कितना है? -4 रूट 3 प्लस माइनस। अब जरा बताइए क्या b² माइनस 4ca के जगह पर हम डायरेक्ट 0 लिख दें, क्योंकि निकाल चुके हैं वैल्यू। तो डायरेक्ट यहाँ पे रूट अंडर 0 लिखिए डिवाइडेड बाई 2 इंटू a का मतलब कितना? 3 हो गया। चलो अब यहाँ पे कर लेते हैं। देखिए क्या है, x इज इक्वल टू माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 4 रूट 3। अब जरा एक बात हमको बताइए, रूट के अंदर 0 है, इसका कुछ मतलब है? कोई मतलब नहीं है। इट मीन्स आगे का उधर हम लिखेंगे ही नहीं, प्लस माइनस लिखेंगे ही नहीं, वो हमारा काम खत्म। उधर का कोई काम ही नहीं है तो उसका मतलब ही नहीं है। 3 2 जा 6। अब जरा देखो ध्यान से, अब आपको लग रहा होगा कि सर यहाँ पे तो x का वैल्यू एक ही आया, x का वैल्यू तो एक ही आया, और हर बार हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के में x का वैल्यू कितना निकालते हैं? 2 निकालते हैं। अब जरा थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ लो,
रूट्स आर रियल, रूट्स रियल भी होंगे लेकिन क्या होंगे, इक्वल होंगे। इक्वल मतलब दो होना चाहिए ना कम से कम आपके पास। क्या एक और है? नहीं है, तो एक और इसके जैसा हम खुद अपने मन से क्रिएट कर लेंगे बस। तो यहाँ पे हमको ये मालूम चल रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा हमारा रूट्स का वैल्यू 2 ही को आएगा। यहाँ पे एक है, इसके बावजूद भी हम जानबूझ के अपने मन से क्रिएट करेंगे। कोई दिक्कत इसमें? चलो, अब नॉर्मल बच्चा इसको छोड़ देगा, लेकिन हम इसको छोड़ेंगे नहीं। इसमें हमको कुछ दिख रहा है, देखो ये कट जाएगा 2 से 2 बार में, और ये 3 बार में, और ये 2 बार में, और ये 3 बार में। कितना हो गया? 2√3/3 कॉमा 2√3/3। अब इसमें हम और कर सकते हैं। देखो यदि आप इतना करके छोड़ देते हैं तो आपका सही है, लेकिन इसमें हमको इसमें कुछ और भी दिख रहा है, जरा देखना ध्यान से। तो x इज इक्वल टू 2√3। अब बताइए नीचे में 3 है, क्या इसको हम √3 इंटू √3 2 बार लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। आगे बढ़िए, वही चीज इधर भी करेंगे। 2√3 को √3 इंटू √3, 3 का है तो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। अब आपको कुछ दिख गया होगा, √3 से एक √3 कैंसिल, √3 से एक √3 कैंसिल। अब हमारे पास x का फाइनल वैल्यू आएगा 2/√3 कॉमा यहां भी 2/√3। तो ये हो गया हमारा x का, यानी कि रूट्स 2 वो भी सेम। अब आपने सवाल तो बना लिया। अब यहाँ पे आप इसके कंडीशन को जरा देखिए दोबारा, क्या कहा गया था? व्हेन d इज इक्वल टू 0, यदि d का वैल्यू 0 आ जाए उस केस में हमारा रूट्स कैसे होंगे? रियल होंगे प्लस इक्वल होंगे। क्या दोनों इक्वल रूट्स हैं? बिल्कुल इक्वल है। तो अब क्या ये सेकंड वाला भी कंप्लीट हो गया? अब एक हमारा लास्ट वाला बच रहा है, इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। उसको पहले लिख लीजिए, जल्दी से मिटा दें। चलो आगे बढ़ा जाए। तो जब भी केवल आपको नेचर ऑफ रूट्स बोले, केवल इतना तक बनाना है आपको, लेकिन उसमें बोल दे कि यदि रियल रूट एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको पता भी करके बताइए, तो फिर आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के आपको ये निकाल के दिखाना पड़ेगा। ठीक है, आगे सॉल्यूशन नंबर 3 देखा जाए। सॉल्यूशन थर्ड है हमारे पास 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। इसमें आप a b c का वैल्यू बताइए। a का वैल्यू 2, ठीक है, b का वैल्यू -3, c का 5। हो गया। आगे अब सबसे पहले आप इसमें डिस्क्रिमिनेंट निकालिए, b² माइनस 4ca, ये हमारा d का वैल्यू है। b² मतलब -3 का स्क्वायर, हाँ ठीक है, -4 इंटू सी का मतलब 5, ए का मतलब 2। सॉल्व किया जाए, 9 माइनस 20 और 2 40, कितना आएगा? -31 आ गया। हैंस अब जरा बताओ, ये डी का वैल्यू -31 आया तो ये 0 से बड़ा हुआ या छोटा हुआ? छोटा हुआ। इट मीन्स डी इज स्मॉलर देन 0। हो गया। सो no real roots exist। और याद कीजिए कंडीशन नंबर 3 क्या कहता है हमारा? यदि d का वैल्यू 0 से छोटा आ जाए, यानी कि कुछ नेगेटिव में आ जाए, तो उस केस में हमारा रियल रूट्स आएगा ही नहीं। तो क्या लिख देंगे? सो नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। अब जरा देखो ध्यान से, यदि केवल आप इसमें इतना करके छोड़ देते हैं, सवाल में क्या कहा गया था? पहले तो आप नेचर बताओ, नेचर आपने बता दिया। और क्या कहा गया था कि यदि रियल रूट एग्जिस्ट करता है तो पता करके दिखाओ। इसमें तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो पता कहाँ से करेंगे, है ना? अच्छा, आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर इसमें रियल रूट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, तो क्या इसका 0 भी नहीं निकलेगा? इसका 0 भी नहीं निकलेगा, क्योंकि साफ लिखा हुआ है नो रियल रूट एग्जिस्ट, यानी कि इसमें 0 निकल ही नहीं सकता है। क्यों नहीं निकल सकता है? इतना हमारा आंसर इतना ही है बस,
आंसर हमारा इतना ही है। लेकिन क्यों नहीं निकल सकता, ये रीजन थोड़ा सा हम आपको एक्स्ट्रा बता देते हैं। देखिए ध्यान से, यदि आप रूट्स निकालने के लिए जाएंगे तो फॉर्मूला लगाएंगे, लगाते हैं। फॉर्मूला क्या है? माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ca डिवाइडेड बाई 2a। लिखिए वैल्यू x इज इक्वल टू माइनस बी, बी का मतलब -3 प्लस माइनस रूट अंडर के जगह पर हम -31 लिख सकते हैं, -31 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है? 2 है। चलिए आगे बढ़िए, x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस अब -31 बाई 4। अब देखो ध्यान से, आपको लग रहा होगा कि सर सब चीज तो सही जा रहा है, रूट्स निकल सकता है, लेकिन यहाँ पे मामला कहाँ पे फंसेगा मालूम है? अंदर में। क्या अब तक आपने बचपन से लेकर आज तक आपने कभी भी रूट के अंदर माइनस में कोई नंबर देखा है? नहीं देखा। इट मीन्स जब ये हमारा सॉल्व ही नहीं होगा, चलो केवल रूट 31 रहता ना तो मान सकते थे कि बन सकता है, केवल रूट अंडर 31 रहता तो बन सकता था, लेकिन यहाँ पे -31 है। आज तक के समय में, मतलब कि आज तक जो हम लोग मैथ पढ़े हुए हैं, हम लोगों ने आज तक ये नहीं देखा कि रूट के अंदर माइनस में कोई नंबर है, और इस प्रकार का नंबर सॉल्व हो ही नहीं सकता। मतलब कि माइनस में कोई नंबर हो और उसका आप रूट निकाल देंगे, ऐसा कभी देखें? नहीं। मतलब कि ये आगे सॉल्व हो ही नहीं सकता है, और जब सॉल्व नहीं होगा तो रूट्स भी मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा, बात खत्म। हालांकि आपका आंसर केवल इतना ही है। तो जब भी सवाल नो रियल रूट्स वाला आ जाए, उसको आगे एक्सटेंड करने की जरूरत ही नहीं है, इतना करके आप छोड़ दीजिए और नीचे लिख दीजिए हैंस नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, बात खत्म। पूरा नंबर आपको मिलेगा, वो करने की जरूरत नहीं है, वो तो हम आपको बस समझाने के लिए बता रहे हैं। ठीक है। अब यदि आपको कोई पूछ दे कि बताओ रियल रूट्स एग्जिस्ट क्यों नहीं करेगा? इसलिए नहीं करेगा क्योंकि रूट के अंदर में हमारा माइनस में कोई नंबर है, और माइनस में कोई यदि नंबर हो, वो भी रूट के अंदर हो, तो उसका कोई भी नंबर एग्जिस्ट नहीं करता। समझ आ रही है बात? चलो, तो इस प्रकार से आप यदि लिखना चाहें तो आप इसको रफ में लिख सकते हैं, रफ में आप इसको लिख सकते हैं, लेकिन ये इसको आप आंसर में इंक्लूड मत कीजिएगा। ये हमारा आंसर का पार्ट नहीं है, आंसर का पार्ट केवल आपका इतना है। चलो, तो क्या अब हमारा ये वाला भी क्लियर हो गया, और यही था हमारा बेसिकली नेचर ऑफ फ्रूट्स, और इसमें कुछ नहीं है। बस इसमें 3 क्राइटेरिया आपको याद रखना है। पहला, जब डी का वैल्यू 0 से बड़ा आ जाए, यानी कि कोई पॉजिटिव नंबर, उस केस में हमारा रूट्स रियल भी होंगे और अनइक्वल होंगे, यानी कि अलग अलग होंगे दोनों। जब डी का वैल्यू 0 आ जाए, बिल्कुल डी का वैल्यू 0 के बराबर, उस केस में हमारा रूट्स रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे। ठीक है। लेकिन जब डी का वैल्यू 0 से छोटा आ जाने के कुछ माइनस में, जैसे यहाँ पे आया था -31, इस केस में हमारा रूट्स निकलेगा ही नहीं निकलेगा। और कोई पूछ दे क्यों नहीं निकलेगा, तो रीजन आपके सामने है, यहीं तक आप बता देंगे। आप उनको बोलेंगे कि देखिए रूट के अंदर माइनस में नंबर है, और माइनस का रूट के अंदर कोई वैल्यू नहीं होता है। पॉजिटिव में रहता तो बना सकते थे, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव में नहीं बनेगा, बात खत्म। यहीं तक आप इसको करके छोड़ दीजिएगा। हालांकि आंसर आपको ये नहीं बताना है, ये तो बस रफ के लिए आपको समझाने के लिए था। आपका कंप्लीट आंसर यहाँ तक है, बस आगे बढ़े हम लोग। चलो, तो ये हो गया हमारा नेचर ऑफ रूट्स। ऑनलाइन में बच्चे, सबसे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसी के अंदर एक सवाल हम और देंगे आपको, एक सवाल और देंगे, और वो भी आपके NCERT बुक का ही होगा। ठीक है, देखिए बस इधर का मिटाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है वो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए, ये हमारा क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन लिख लीजिए, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k। लिखेंगे मेरे साथ आप लोग, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k for each of the following quadratic equations comma so that they have
so that they have two equal roots. Equal roots. आगे बढ़े, इसमें पहला क्वेश्चन लिखेंगे आप लोग 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0, और सेकेंड क्वेश्चन लिखेंगे kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। चलिए ये हमारा क्वेश्चन, और ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपके एनसीईआरटी बुक का है। देखा जाए इसमें क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपके पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इन दोनों में k शामिल है। जैसे देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे k है और यहाँ भी k है, तो इन k का वैल्यू हमको पता करना है, ठीक है। सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। और ये जो आपको लाइन लास्ट वाला दिख रहा है ना, ये लाइन यहां से लेकर यहां तक, ये आपको हिंट दिया गया है। हिंट कैसे इसका इस्तेमाल करना है अभी बताएंगे हम, लेकिन पहले इसको इतना सॉल्व किया जाए। देखिए ध्यान से, सॉल्यूशन फर्स्ट देखिए, पहला सॉल्यूशन जो क्वेश्चन है पहले उसको लिखिए, प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। सबसे पहले आप हमको इसमें a, b और c का वैल्यू बताइए। a का 2, b का k। हाँ, यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि देखो x है, x के पहले जो हमारा तो वो क्या होता है, b होता है, और b की जगह पे है क्या, k, तो b का वैल्यू k हो गया, और c का वैल्यू 3। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़िए। अब इतना करने के बाद आप पहले निकालो इसका डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। तरीका बता रहे बताने का, बी स्क्वायर माइनस 4 सी इज इक्वल टू हमारा डी होता है, इसको आप सॉल्व करेंगे। बी स्क्वायर का मतलब के का स्क्वायर, माइनस 4 इंटू सी का मतलब 3, ए का मतलब 2, और सॉल्व किया जाए। के स्क्वायर माइनस 4 से 12, और 12 और 2 24। यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आया है, ये केवल और केवल हमने वैल्यू निकाला है डी का। किसका वैल्यू है ये, डी का वैल्यू है ये। यहाँ पे आप लिखेंगे हैंस d इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 24। ये आपने केवल और केवल d का वैल्यू निकाला। अब इस हिंट का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। देखो क्या कहा गया था, आपको k का वैल्यू निकालना है, लेकिन किसके थ्रू, सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। टू इक्वल रूट्स, यही सबसे बड़ा हिंट है इसमें। बताओ टू इक्वल रूट्स हमारा कब होता है, तब होता है जब हमारा d का वैल्यू क्या हो जाए, 0 के बराबर हो जाए। तो यहां पे आपको लिखना पड़ेगा फॉर टू इक्वल रूट्स। देखो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, यहां तक केवल और केवल आपने d का वैल्यू निकाला, तो भाई हमने लिख दिया d इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 24। लेकिन उसमें कहा गया है कि आप k का वैल्यू निकालो टू इक्वल रूट्स वाले कंडीशन को लगाकर। और आपको मालूम है टू इक्वल रूट्स कब होते हैं, जब हमारा d का वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए। क्या कोई दिक्कत इसमें, तो यहाँ पे अब आप लोग लिखेंगे फॉर टू इक्वल रूट्स d इज इक्वल टू 0। d का वैल्यू कितना होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। तो अब बताओ आपने यहाँ पे d का वैल्यू कितना निकाला है, तो d के जगह पे लिख दो आप के स्क्वायर माइनस 24 बराबर 0, ठीक है ना। तो दिक्कत, चल आगे बढ़िए। के स्क्वायर को आप इधर रहने दो, इसको उधर लेकर चले जाओ, 24 हो जाएगा। और याद रखिए ये हमारा स्क्वायर इक्वल टू उधर जाएगा तो दो वैल्यू लेकर जाएगा, ये एक पॉजिटिव में और एक नेगेटिव में, दोनों। तो पॉजिटिव नेगेटिव रूट अंडर 24 होगा, क्या हो जाएगा 24। आगे k इज इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव 24 का कर लो यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 से करेंगे तो 12, फिर 2 से करेंगे तो 6, फिर 2 से करेंगे 3, और फिर 3 से करेंगे 1, यानी कि इन दोनों का पेयर बन गया, इन दोनों का नहीं बन पाया। इसका मतलब 2 रूट 6। तो यहाँ पे हमारा जो k का वैल्यू आया वो आ गया, दो वैल्यू आएगा, एक प्लस में 2 रूट 6 और एक माइनस में 2 रूट 6, और ये हो गया हमारा k का वैल्यू। बस इतना ही करना होता है इसमें, और कुछ नहीं। अच्छा मान लीजिए, सपोज कीजिए कि यहाँ पे 2 इक्वल रूट्स हिंट दिया गया था, लेकिन यहाँ पे कह देता 2 अनइक्वल रूट्स, तो क्या लगाते हैं हम लोग यहाँ पे कंडीशन, तो यहाँ पे कंडीशन हम लोग लगाते हैं ये वाला, व्हेन d इज ग्रेटर देन 0 वाला।
हालांकि ये वाला पूछता नहीं जाता है, बस ये वाला पूछा जाता है, इसीलिए हमने ये वाला बता दिया। अब तो कोई डाउट नहीं इसमें। चलो, तो यहाँ पे बेसिकली सबसे पहले आपको करना क्या था, सबसे पहले आपको इसमें इसका डी का वैल्यू निकालना था। तो डी का वैल्यू आपने लिख दिया, इतना आ गया। और इसमें कहा गया था कि डी का वैल्यू आप वैसे निकालिए, सॉरी डी का वैल्यू आप किस तरीके से निकालिए, जब हमारा क्या हो जाए, दो इक्वल रूट हो जाए। तो दो इक्वल रूट का कंडीशन यही है, व्हेन डी इज इक्वल टू 0। तो फॉर टू इक्वल रूट्स डी इज इक्वल टू 0, और डी का वैल्यू आपने निकाला यहाँ पे k स्क्वायर माइनस 24। इसको सॉल्व करते करते हमारे पास ये आ गया, बात खत्म। चलिए अब सवाल नंबर सेकंड बना लिया जाए, सॉल्यूशन 2। सॉल्यूशन 2 है हमारे पास kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। अभी देखिए, अभी यदि मैं आपसे पूछूं कि a b c का वैल्यू बताइए, आप लोग नहीं बता पाएंगे। और ये सवाल बिल्कुल उटपटांग जैसा लग रहा है, उटपटांग है नहीं, बस इसको सॉल्व करने की देरी है। इसको आप सॉल्व करो। सॉल्व कैसे करो, देखो आप इसको ऐसे मल्टीप्लाई करो, क्या होगा, के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो के एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, माइनस 2kx, है ना, और प्लस 6 बराबर 0। अब मेरे हिसाब से आप ए बी और सी का वैल्यू बता देंगे। ए बी और सी बताइए, ए का वैल्यू कितना, ए का वैल्यू के, केवल के, क्योंकि एक्स के पहले हमारा होता है ए और ए की जगह पे यहाँ पे के है, तो ए का वैल्यू क्या हो गया, के। और बी का वैल्यू, वेरी गुड, माइनस 2k, और सी का वैल्यू 6 हो गया, बस अब बन गया। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, डिस्क्रिमिनेंट निकालिए, बराबर डी होता है हमारा। डी स्क्वायर का मतलब कितना, माइनस 2k का स्क्वायर, माइनस 4 इंटू सी का मतलब 6 इंटू ए का मतलब k, यही है ना। आगे बढ़िए, इसको सॉल्व कीजिए आप, कितना आएगा, 4k स्क्वायर माइनस 24k, ठीक है, आ गया। तो ये हमारा किसका वैल्यू आ गया, d का वैल्यू आ गया। तो यहाँ पे आप लिखेंगे हैंस d इज इक्वल टू 4k स्क्वायर माइनस 24k। अब आगे बढ़िए, इसके लिए भी तो वही हिंट है, फॉर टू इक्वल रूट्स। तो फॉर टू इक्वल रूट्स, फॉर टू इक्वल रूट्स, टू इक्वल रूट्स के लिए कंडीशन हमारा क्या होता है, d इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप लिखेंगे d इक्वल टू 0। अब बताइए यहाँ पे आप d का वैल्यू कितना निकाला आपने, 4k स्क्वायर माइनस 24k बराबर 0। चलिए अब आप बताइए, इन दोनों में आपको कॉमन क्या नजर आ रहा है, k तो दोनों में कॉमन है और 4 भी तो कॉमन है, तो हमारा इसमें कॉमन है 4k, तो बच क्या गया इसमें, केवल k माइनस 6। क्या कोई दिक्कत, यानी कि इसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही ऊपर वाला आ जाएगा। अब आगे बढ़िए, ये हमारा 4k भी मल्टीप्लाई में है, उधर भेज देंगे तो डिवाइड में, यानी कि 0 बन जाएगा हमारा, यानी कि 0 डिवाइडेड बाई 4k कोई मतलब है। चलो एक बार कर ही देते हैं, k माइनस 6 इक्वल टू 0 बाई 4k, इसका कोई मतलब नहीं है, 0 ही आएगा हमारा। तो यहाँ पे आपके सामने k माइनस 6 इज इक्वल टू 0, इट मीन्स k इज इक्वल टू 6, और ये हमारा हो गया k का वैल्यू। और यहाँ पे आया था हमारा k का वैल्यू कितना, प्लस माइनस 2√6, और यहाँ पे आ गया केवल 6, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये वाला सवाल बनाना है। अब तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलो ऑनलाइन वाले बच्चे, सबसे पहले आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और यहीं पे हमारा जो नेचर ऑफ रूट्स है वो कम्प्लीटली खत्म होता है। इसके बाद हम लोग अपने अगले वाले क्लास से शुरू कर देंगे वर्ड प्रॉब्लम्स, और वर्ड प्रॉब्लम्स भी इस चैप्टर में हमारा अलग अलग प्रकार का है। और इस चैप्टर में ना वर्ड प्रॉब्लम को बनाने में उतना टाइम नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि दो रीजन है। पहला, इसमें आपको दो वेरिएबल नहीं मिलेगा। अच्छा, हम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर पढ़ रहे हैं, क्या कहीं पे आपको दो वेरिएबल मिला, एक्स और वाई, या फिर ए और बी, या फिर पी और क्यू, कहीं भी दो वेरिएबल मिला? नहीं मिला, हर जगह पे एक ही वेरिएबल है। तो इस चैप्टर में जो वर्ड प्रॉब्लम है, पहला बात तो आसान इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें आपको एक ही वेरिएबल निकालना है, पहला बात ये। दूसरा बात ये कि इसमें जो भी कॉन्सेप्ट हम लोग लगाएंगे वर्ड प्रॉब्लम में, वो सारा का सारा कॉन्सेप्ट आप चैप्टर नंबर 3 में पढ़ चुके हैं। याद कीजिए, एज वाला, मनी वाला, नंबर वाला, है ना, एरिया वाला, फिर से एंगल वाला, सब प्रकार का हम लोग वर्ड प्रॉब्लम पढ़ चुके हैं। तो सेम टू सेम क्वेश्चन हम लोग, यानी कि सेम टू सेम हम लोग कॉन्सेप्ट
चैप्टर नंबर 3 का ही इसमें लगाएंगे, लेकिन इसमें वेरिएबल हमारा बस एक है और चैप्टर नंबर 3 में हमारा वेरिएबल 2 होता था, बस बात खत्म, यही फर्क है और कुछ नहीं। तो हम लोग अपने अगले वाले क्लास में शुरू करेंगे। वर्ड प्रॉब्लम्स एज वाला है, नंबर वाला है ना, अलग अलग प्रकार का, उसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में शुरू करेंगे। तो मिलते हैं अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।